हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस प्रॉब्लम के बारे में, उसका नाम है नेक्स्ट परम्यूटेशन। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, और वैसे तो ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछी नहीं जाती है, प्रोबेबिलिटी इसकी कम है। बट अगर शीट में दे रखी है तो हम इसको ज़रूर करेंगे। और इसकी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से आपको मैं समझा दूंगा। ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। तो चलिए एडिटर की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, सिर्फ अराउंड 80 सब्सक्राइबर रह गए हैं हमारे। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट थोड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, बट हम बहुत क्लोज हैं 1 के सब्सक्राइबर के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो क्लोजली एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें जो एलिमेंट है एरे के, तो वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 123 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर का जो नंबर है, जैसे आपको पता होगा कि हर मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है। या फिर एक कोई भी एक नंबर है तो उसके परम्यूटेशंस होते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, परम्यूटेशंस होते हैं। ठीक है। तो इनको मतलब हम इन 1, 2 और 3 को शफल अप करेंगे, रीअरेंज करेंगे अलग अलग तरह से, ताकि जैसे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 1, 2, 3 है, उसके बाद हम प्लेस चेंज कर दें। फिर हो सकता है 1, 3, 2, उसके बाद हो सकता है 1। ठीक है, ये वाला तो हो गया था 2, 1, 3। फिर हो सकता है 2, 3, 1। फिर हो सकता है 3, 2, 1। फिर हो सकता है 3, 1, 2। ये इसके परम्यूटेशंस होंगे। ठीक है। वैसे अगर आप फॉर्मूले से देखें तो 3 का फैक्टोरियल, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या फिर एरे का जो भी साइज है उसका फैक्टोरियल जो होता है, उतने परम्यूटेशंस आप बना सकते हैं। तो जैसे 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 परम्यूटेशन हमने डिजाइन कर लिए। अब ये जो परम्यूटेशंस होते हैं, हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, बेसिकली हमें ये करना है कि उस नंबर का जो भी आपको एरे गिवन है, उसका जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है, जैसे कि आपको 123 गिवन है। ठीक है। अब आपने 123 के सारे परम्यूटेशन है आपके पास। अब इसके जस्ट जस्ट इससे बिल्कुल तुरंत बाद जो नंबर आएगा परम्यूटेशन में, अगर हम इन सारे परम्यूटेशन को एक सॉर्टेड लिस्ट में लिख दें। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉर्टेड लिस्ट में लिखें, तो वैसे तो मैंने सॉर्टेड, अच्छा सॉर्टेड नहीं है। तो अगर हम इसको सॉर्ट करके लिखें तो कुछ इस तरीके से इसके परम्यूटेशन बनेंगे कि 123, फिर 132, फिर 213, फिर 231, और 312, 312, और उसके बाद 321। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे परम्यूटेशंस होंगे। अब हमारा गिवन परम्यूटेशन क्या है? 123। 123 के नेक्स्ट बाद सॉर्टेड ऑर्डर में कौन सा परम्यूटेशन आ रहा है? तो 132। सो 132 विल बी माय आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है। अगर आपको गिवन होता लेट्स से 312, 312 गिवन होता, 312 के बाद इमीडिएट ग्रेटर कौन सा परम्यूटेशन है? तो 321। सो 321 विल बी माय आंसर। अब अगर एच केस है कि ये 321 ही आपको गिवन है, तो 321 के बाद जैसा आप देख सकते हैं कोई भी परम्यूटेशन है नहीं इससे बड़ा। सो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और हम 123 यानी कि सबसे छोटा परम्यूटेशन प्रिंट कराना है हमें। ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी कि जितने जो भी आपको एरे गिवन है उसका परम्यूटेशन, अगर हम एक सारे परम्यूटेशंस को सॉर्टेड ऑर्डर में एक लिस्ट में लिखें, तो जो भी आपका गिवन परम्यूटेशन है उसके इमीडिएट बाद जो परम्यूटेशन होगा उसको हमें प्रिंट करा देना है। अगर वो लास्ट परम्यूटेशन है मतलब ग्रेटेस्ट परम्यूटेशन है, सो वी हैव टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन। ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम की बात। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आई होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम थी, इसमें समझने लायक कुछ ऐसा है नहीं टिपिकल। ठीक है। अब आप सबसे पहली अप्रोच जो आप इंटरव्यूअर से बोलेंगे, देखो ये जो है इसमें आपको बहुत मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मैंने उस अप्रोच में ये लगाया था तो मैं उसको ऐसा लगा दूंगा। आपको ये प्रॉब्लम बाय हार्ट आपको ये याद होनी चाहिए इंटरव्यूअर के सामने। आप इसको बनाने में अगर न्यू पर्सन जाके इस प्रॉब्लम को दे दोगे तो उसको बनाने में थोड़ी टिपिकल आएगा होगा। वो तुरंत एकदम सॉल्यूशन बनाने में उसको दिक्कत आएगी काफी, या तो बहुत अच्छा प्रोग्रामर हो या फिर उसने ये प्रॉब्लम कर रखी है तभी वो एकदम बना सकता है, क्योंकि इसका जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो ब्रूट फोर्स और नेव अप्रोच क्या होगी इसकी? जैसा आप मैंने आपको जैसा प्रॉब्लम समझाई थी उससे आप समझ चुके होंगे। ब्रूट फोर्स इसकी अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी कि ये जो मेरे को परम्यूटेशन जो एरे गिवन है ना, मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे को लूंगा, उसके बाद एक लिस्ट ले लूंगा या फिर वेक्टर ले लूंगा। व्हाट विल आई डू? आई विल डू
मैं इसके सारे परम्यूटेशन फाइंड आउट करूंगा और उस लिस्ट के अंदर स्टोर करा दूंगा। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर स्टोर करा दूंगा। परम्यूटेशन निकालने के लिए आपको परम्यूटेशन का अप्रोच लगानी होगी। जो होता है आपको लूप लगाना होता है। हर पोजीशन पर जाकर, जैसे आप वन पोजीशन पर जाएंगे और फर्स्ट पोजीशन पर आप टू, पहली बार में वन को रखेंगे, इन दोनों को शफल ऑफ करेंगे। फिर फर्स्ट पोजीशन पर टू को रखेंगे और वन को सेकंड पोजीशन पर, थ्री को थर्ड पोजीशन पर। फिर उसके बाद शफल ऑफ पोजीशन करेंगे। तो इन सब की पोजीशन आपको चेंज करनी होगी। जो बेसिकली आपको सारे इसके परम्यूटेशन जनरेट करने हैं, लिस्ट में स्टोर करने हैं, लिस्ट को सॉर्ट करना है और उसके बाद सर्च करेंगे हम लिस्ट में। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है, उसमें सारे परम्यूटेशंस सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर्ड है। हम जीरो से लेकर इटरेशन करेंगे, हर एक ट्रेवर्स करेंगे हर एक वैल्यूबल लिस्ट की। और जैसे हमें 123 मिलेगा तो उसके इमीडिएट बाद जो भी एलिमेंट होगा उसको हम प्रिंट करा देंगे। अगर हम लास्ट में पहुंच गए हैं सो हम मॉड्यूलो कर हम लिस्ट के इनिशियल में आकर और लिस्ट का शुरू वाला एलिमेंट प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की? तो बेसिकली परम्यूटेशंस जनरेट करने का, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल जो होते हैं वो n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होते हैं। तो n यहाँ पर जो है वो एरे का साइज है या नंबर ऑफ डिजिट है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल प्लस n log n टाइम टू सॉर्ट, सॉरी n log n नहीं, n का फैक्टोरियल इंटू log n का फैक्टोरियल टू सॉर्ट माई एरे। ठीक है, उसके बाद हम टोटल n फैक्टोरियल टाइम हमें और लगेगा चलने के लिए। सो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O ऑफ n फैक्टोरियल log ऑफ n फैक्टोरियल होगी, टू बी प्रिसाइज सॉर्ट ऑर्डर में। अगर आप इसको जो परम्यूटेशन जनरेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही जनरेट कर रहे हैं, आपने अप्रोच में चेंजेस कर रखे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस आप कर सकते हैं n फैक्टोरियल में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप सॉर्टेड ऑर्डर में जनरेट कर रहे हैं या अनसॉर्टेड ऑर्डर में। अगर आप सॉर्टेड ऑर्डर में कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल ही होगी, आपको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल हो गई इसकी। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n फैक्टोरियल ही होगी, क्योंकि आपको n फैक्टोरियल जितने भी परम्यूटेशन जनरेट हो रहे हैं वो आपको स्टोर करने होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अप्रोच आप अगर बोलेंगे तो इसको तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि इसको आप एक्सेप्टेड मान सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल इज वेरी 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 लार्ज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n स्क्वायर तो इसके सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, अब ये बात हो गई बेसिक नेव और ब्रूट फोर्स अप्रोच की। अब हम बात करते हैं जल्दी से अपने जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसका उसकी। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैंने एक एरे जो है बेसिकली बनाया है। ठीक है, तो एरे मान के चलिए थोड़ा एक बड़ा एरे ले लिया है मैंने। तो एरे जो है वो इस तरीके से है 7 5 4 6 3 2 1। इसका मुझे नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले, या मैं एक काम करता हूं, मैं इस बड़े एग्जाम्पल पे जाने से पहले ना आपके लिए इसको जो स्मॉल 1 2 3 है इसके लिए ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करूंगा। अब ग्राफ प्लॉट कुछ इस तरीके से करूंगा कि 1 2 3, मतलब इस एक्सिस पर जो मेरी वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पर मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स हैं कि मेरे वैल्यूज हैं बेसिकली। ठीक है, और इस एक्सिस को आप भूल जाइए, इस एक्सिस पे कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला है मेरा 1 पॉइंट, फिर है मेरा 2 पॉइंट, फिर है मेरा 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब अगर मैं देखूं कि इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या आ रहा था, इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन आ रहा था 132। तो 132 मैं कैसे जनरेट कर सकता हूं, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट परम्यूटेशन जो होता है ना, बेसिकली नेक्स्ट परम्यूटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जब तक मेरा सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, जब तक मेरा सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, लेट्स से कि मेरा सीक्वेंस 132 था। अब 132 के बाद जो आंसर मेरा आना था वो आएगा 213। 213 आएगा ना, हाँ 213 आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो 213 है। तो जब तक मेरा जो है वो अनसॉर्टेड, सॉरी अनसॉर्टेड बोला हूँ, जब तक मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप इधर से देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग है बेसिकली, इधर से देख रहे हैं तो आपका डिक्रीजिंग है। तो हम इधर से इटरेट करना शुरू करेंगे लास्ट से।
तो जब तक मुझे बड़ा एलिमेंट मिलता जा रहा है ना, या बराबर भी मिलते जा रहा है, तब तक मैं ट्रेवर्स करता रहूं। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, मैं इसको अगर स्वैप भी कर देता हूं ना, मैं लेट से कि मैं इसको 2 को इधर अगर लेके आता हूं, कोई भी एक छोटा नंबर मैं बड़े नंबर से पीछे लेके जाता हूं, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिड्यूसिंग माय नंबर। ठीक है, आई एम रिड्यूसिंग माय नंबर। तो मेरे को जब इससे इमीडिएट बड़ा नंबर चाहिए, तो जब तक मेरा सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है तब तक तो मेरे को बढ़ना ही चाहिए। मैं यहाँ पर स्वैप करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, मैं इस तरीके से करूंगा कि जब तक मुझे बड़ा नंबर मिल रहा है, मैं इटरेट करना, ट्रैवर्स करना जारी रखूंगा अपना। ठीक है, तो 2 के बाद बड़ा नंबर मिला 3, 3 के बाद मुझे जैसे ही छोटा नंबर मिला, तो अगर आप इसको इस ग्राफ पर देखें, तो इस ग्राफ पे में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 132 प्लॉट कर लेना चाहिए। और 132 को मैं अगर ऐसे देखूं, ग्राफ को थोड़ा लाइन टेढ़ी है, कोई बात नहीं। तो मुझे अगर मैं अब मान के चलिए कि यहाँ पर 2 के बाद 1 भी होता अगर, तो मैं जब तक ऐसे ऐसे बढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ ये वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसको आप बड़ा नहीं कर सकते नंबर को। समझ रहे हैं आपको? अगर आप किसी भी सीक्वेंस में इसमें कोई भी आप चेंजेस करते हैं, तो आप उसको नंबर को छोटा कर देंगे, बड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि आप 2 को अगर स्वैप करेंगे, मान लीजिए और बड़ा देख लेते हैं, 4 3 2 1। अब इसमें से कोई भी नंबर आप स्वैप करेंगे ना, अगर किसी भी नंबर को इधर लेके आएंगे, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, 1 2, या देखिए छोटा हो गया ना नंबर। तो हम ये रिस्क तो लेंगे नहीं। अब हम करेंगे क्या, जैसे ही मेरे को बेसिकली मुझे पीक एलिमेंट देखना है, कि जब तक मेरा बढ़ता जा रहा हो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेरा एरे एकदम रिड्यूस हो गया, तो अगर मैं उस नंबर को लेकर जहां पर मेरा एरे रिड्यूस हुआ है जिसकी वजह से, और उसके इमीडिएट बड़े नंबर से स्वैप कर देता हूं, तब मेरा काम बन रहा है। कैसे बन रहा है वो देखते हैं। मेरा जो कोऑर्डिनेट था वो ये था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इटरेट कर रहा हूँ 3 वो 2, कोई बात नहीं, 2 से तो नहीं, मैं इस वाले से देखूंगा। बेसिकली मैं देखूंगा कि मेरा जो नंबर है वो मेरे से बड़े वाले, मतलब मेरे से जो आगे नंबर है उससे बड़ा है, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्या 1 जो है वो 3 से बड़ा है? जी नहीं, 1 3 से बड़ा नहीं है। तो मेरा ये पीक एलिमेंट मुझे मिल गया। मतलब 1 इज द नंबर जहां पर मेरा सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से पीछे से आऊंगा और मैं देखूंगा कि भाई 1 से इमीडिएट बड़ा कौन सा नंबर है, 1 से इमीडिएट बड़ा कौन सा नंबर है। तो जब मैं पीछे से आऊंगा ना, तो मैं देखूंगा कि भाई 2 जो है वो 1 से इमीडिएट बड़ा है। ठीक है, 1 से 2 जो है वो इमीडिएट बड़ा है। जब तक मेरा मतलब इमीडिएट बड़े से मतलब मेरा ये है कि जब तक मुझे 1 से, अब मान लीजिए यहाँ पर होता, यहाँ पर 2 होता और इधर 3 होता। ठीक है, तो पहली बार मुझे, वैसे तो इमीडिएट बड़ा तो 2 है, लेकिन यहां से इधर लास्ट से आने की तरफ मुझे सबसे पहले जो 1 से बड़ा नंबर मिला है, मतलब इमीडिएटली जो मुझे सबसे बड़ा नंबर मिला है, मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो आपको इंट्यूशन समझ में आएगा मेरा। अभी रुकिए, बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा टिपिकल हो रहा हो तो कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को 2 मिला, अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 को 1 के साथ स्वैप कर दूंगा। तो मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा 2 3 और 1, 2 3 1। अभी भी मेरे को रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला है। तो जब मैं इसको नंबर को स्वैप करूंगा, तो मेरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, 2 3 1, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, 2 3 और 1। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी मेरा आंसर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जिस भी पॉइंट पर मेरा ब्रेक हुआ है, जिस भी पॉइंट पर मेरा पीक एलिमेंट मुझे मिला है, उसके इस तरफ सारे नंबर जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर सारे सॉर्टेड है। तो अगर मैं इसको इधर भी पहुंचा रहा हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। the answer will be always remain the part will always remain in a sorted order which is in descending order। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सीधे अगर रिवर्स कर दूं ना, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, किसी भी डिसेंडिंग ऑर्डर के एलिमेंट को अगर आप रिवर्स कर दें, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो ये 2 1 3 आएगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि मैं करना क्या चाह रहा था। बेसिकली मुझे 1 मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि मेरा पीक एलिमेंट है,
ठीक है, जो कि मेरा चेंज हो रहा है, मतलब जो डिक्रीज होते समय जहां एक ऐसा पॉइंट क्रिएट कर रहा है जहां से मेरे एरे के एलिमेंट बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, उसको मैं उसके इमीडिएट बड़े से, मतलब जो तुरंत मुझे मिल रहा है उससे मैं स्वैप कर दूं और बाकी के सीक्वेंस को अगर मैं रिवर्स कर दूं, सो आई विल गेट माई आंसर। अब इसको 1 2 3 पर भी अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर एक आध एग्जाम्पल पर और करेंगे तो और अच्छी बनेगी। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट अलाउट करना था। 1 2 और 3, सो सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगा, मैं मूव करना शुरू करूंगा वही, तो मुझे पहली बार यहाँ 2 पर ही मिल जाएगा कि मेरा सीक्वेंस डिक्रीज हो गया, 1 2 और 3। अब मैं 2 से दोबारा स्टार्ट करूंगा कि भाई कौन सा जो है मुझसे तुरंत बड़ा है, तो वो है 3। सो आई विल स्वैप 2 with 3, तो आंसर आएगा 1 3 2। और जो 2 के बाद जो इस पॉइंट के बाद जो भी एलिमेंट है उसको मैं रिवर्स करूंगा, तो एक एलिमेंट है उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं, सो 1 3 2 विल बी माई आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ग्राफ और मैंने प्लॉट करा है, एक एग्जांपल लिया है 7 5 4 6 3 2 1 का, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको तैयार रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं चेक करूंगा जब तक मेरा सीक्वेंस बढ़ रहा है, 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 जब तक मेरा सीक्वेंस बढ़ रहा है, 1 2 3 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 4 पर मेरा सीक्वेंस मेरे को मिल गया कि यहाँ पर मेरा सीक्वेंस कम हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं दोबारा इटरेट करूंगा कि 4 से इमीडिएट बड़ा कौन सा है। 1 4 से बड़ा है नहीं, 2 4 से बड़ा है नहीं, 3 4 से बड़ा है नहीं, 6 4 से बड़ा है, इमीडिएट बड़ा मुझे उसके तुरंत बाद मिल गया। देखो ये वाला पार्ट मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट बड़ा देखना है, समझ रहे हो, नेक्स्ट बड़ा, तो ये वाले पार्ट से मुझे मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। अब मैं इनको स्वैप कर दूंगा तो 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आएगा। अब आप देख सकते हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में, डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में रहा। अब मैं इसको इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि मुझे तुरंत बाद वाला देखना है, ये तो काफी बड़ा हो गया ना, 4 6 3 2 1 से 6 4 3 2 1 काफी बड़ा हो गया। तो मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो एरे हो जाएगा 7 5 6 1 2 3 और 4। तो ये जो है, अगर आप आंसर देखेंगे इसका, तो इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा। अगर आप इसको सारे परम्यूटेशन जनरेट कर कर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये आप जब भी किसी नंबर का परम्यूटेशन निकालेंगे और उसका इमीडिएट बड़ा देखेंगे, तो आप ये चीज महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई ये नंबर बढ़ रहा है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर कर छोटा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और जिस जो भी नंबर ऐसा मिलेगा जहां पर मैं बड़ा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको 4 6 रहने देता, 4 और 6, और मैं कहीं और पॉइंट से इनको स्वैप करता, तो आप देख सकते हैं जब मैं इनको रिवर्स करता ना, तो 6 मेरा कहीं इधर पहुंच जाता। सॉरी, 6 मेरा इधर नहीं पहुंचता। जब मैं इनको रिवर्स करता अ, तो हाँ, तो ये 4 मेरा इधर ही रह जाता और 6 मेरा लास्ट में पहुंच जाता, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता। ठीक है, ये आप अगर 2 3 एग्जांपल करके देखेंगे ना तब और अच्छी तरह समझेंगे, तो वो नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता। तो मुझे बस यही देखना है कि वो पीक एलिमेंट और ये जो एलिमेंट है बेसिकली लेफ्ट पार्ट जो भी है उस पीक एलिमेंट का, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। उससे मुझे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी, मतलब आप ये आपको पता होगा, अगर आप लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड स्ट्रिंग देखते हैं तो उसमें ए बी सी डी है अगर, तो ए सी डी जो है, ए सी डी जो है वो इससे बड़ी होती है, क्योंकि अगर मैं इसमें चेंज करूंगा इमीडिएट बड़ी होती है, और अगर मैं पहली कॉलम में चेंज करता हूं, इसको मैं बी कर देता हूं, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर हम 1024 देखें, जैसे एग्जांपल में डिजिट के एग्जांपल में हम लेकर देखें 1024, तो 1024 का अगर आप लास्ट डिजिट चेंज करेंगे, सिर्फ 1026 करेंगे तो कम चेंज हुआ। अगर आप इसको 1124 कर देंगे तो बहुत बड़ा चेंज हो गया, 100 नंबर का चेंज हो गया। फिर आप इसको 2124 कर देंगे तो ये 2100 नंबर का चेंज होगा। तो आप जितना पीछे जाते रहेंगे उतना बड़ा लेंगे। तो मुझे इमीडिएट बड़ा चाहिए, तो मुझे बस वही एलिमेंट देखना है जहां पर तुरंत पीक एलिमेंट चेंज हो रहा हो, ताकि मैं ये सॉर्टेड स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकूं
और साथ ही साथ मैं इसके इमीडिएट जो इसका तुरंत बाद बड़ा नंबर मेरे को मिलने वाला आगे के सीक्वेंस में, सिर्फ उसी के साथ स्वैप करूं, ना कि किसी और के साथ। ठीक है, तो चलिए से बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। कुछ सॉल्यूशन इसका है। नंबर का लेंथ ले लिया नम्स एरे का, और n-2 से स्टार्ट करा, n-1 लास्ट एलिमेंट और लास्ट सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करा, और जब तक मेरे एलिमेंट हैं मेरे पास, और जब तक मेरा नम्स ऑफ आई जो है वो नम्स ऑफ i+1 मतलब अपने आगे वाले से बड़ा है या बराबर है, तब तक मैं अपने काउंटर को रिड्यूस करता जाऊंगा। अगर मेरा काउंटर अभी भी बचा है कुछ ना कुछ, अगर मेरा काउंटर नहीं बचा होगा मतलब मेरा पूरा सीक्वेंस खत्म हो गया है, जैसे कि है आपका 3-2-1 वाला सीक्वेंस, तो लास्ट तक आपको कहीं पर भी सीक्वेंस रिड्यूस होता हुआ नहीं दिखेगा। सो सिंपली पूरा एरे को रिवर्स कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आपका परम्यूटेशन आपके पास है, उसका रिवर्स आपका सबसे छोटा हो जाएगा। सेम अगर आई की वैल्यू बीच में कहीं रुक जाती है, कहीं पीक एलिमेंट मिल जाता है, तो फिर जेथ लूप को, जेथ काउंटर को लास्ट एलिमेंट से लो, और जब तक नम्स ऑफ जे मतलब वो जेथ काउंटर छोटा है या बराबर है नम्स ऑफ आई की, जैसे ही मुझे इमीडिएट बड़ा मिलता है, नम्स ऑफ आई से तुरंत बड़ा नम्स ऑफ जे मिलता है, मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा और स्वैप कर दूंगा उसी नम्स ऑफ जे से, जो भी मुझे इमीडिएट बड़ा मिला है, और जो बचा हुआ पार्ट है i+1 से लेकर मैं पूरे एरे को रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स के लिए कोड है बेसिक है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम लेकर रिवर्स कर दिया। तो सीपीपी कोड अगर मैं इसका दिखाऊं तो वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फाइंडिंग पीक एलिमेंट, हम पीक एलिमेंट निकालेंगे जब तक हमारे एरे के एलिमेंट, जब तक एरे में एलिमेंट है i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n-2 से स्टार्ट करा है मैंने। ठीक है, और जब तक नंबर बड़ा है i+1 से अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, तब तक हम i को माइनस माइनस करते रहेंगे। अगर i एलिमेंट बीच में कहीं रुका है, तो नेक्स्ट इमीडिएट बड़ा वाला एलिमेंट ढूंढेंगे, और जैसे ही मुझे मिलेगा मैं उसको स्वैप कर दूंगा, और उसके बाद रिवर्स फंक्शन कॉल कर दूंगा, nums डॉट बिगिन प्लस i+1 मतलब i+1 इंडेक्स, आई से एक इंडेक्स आगे का जो भी एलिमेंट है उस पार्ट को मैं रिवर्स कर दूंगा। सो दिस इज एन एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, और आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मतलब थोड़ा टिपिकल तो जरूर हुआ होगा, बट प्रॉब्लम थोड़ी, मैंने आपको बोला था इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत कम पूछ आपसे पूछी जाएगी, बट समझने के लिए आपको ये आनी चाहिए। कहीं आपसे पूछ ली जाए तो आपको ये इसका बाय हार्ट आपको इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए भाई। 1000 सब्सक्राइबर के हमारा ग्रुप पूरा कंप्लीट, हमारी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और बात करेंगे बेस्ट टाइम टू, सॉरी, काउंट इन्वर्जन की। अभी काउंट इन्वर्जन बचा है, काउंट इन्वर्जन की बात करेंगे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।